हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में काफी रहता है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे देखना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। Now let us start with the question number 1 on your screen. What was the focus of Financial Literacy Week this year? इस साल जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑर्गेनाइज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसका फोकस क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है फैसिलिटेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ये भी फोकस था। सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी फैसिलिटेशन, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स, ये तीनों जो है फोकस थे इस साल जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 इज। आप सब करंट अफेयर्स पढ़ते हो, जरा मुझे आप जल्दी से बताओ इस साल जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑर्गेनाइज किया गया उसका थीम क्या था? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 14 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक, एंड ये स्टार्ट हुआ था, आरबीआई ने इसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था सिंस 2016। उसके बाद हर साल ये 14 फरवरी टू 18 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है आपको थीम गो डिजिटल गो सिक्योर, ये आपको याद रखना है। एंड जो 3 मैसेजेस थे यानी फैसिलिटेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एंड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 3rd एडिशन ऑफ फैम यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेज बुकलेट को रिलीज किया। यह भी आपको याद होना चाहिए, इसको आप एक नजर जरूर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? नाउ हम सब जानते हैं पेमेंट बैंक्स के बारे में, जैसे कि बहुत ही फेमस पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, नाउ ये जो पेमेंट बैंक है ये बहुत ही हेल्पफुल है फॉर द प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट पेमेंट बैंक्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, मोबाइल फोन कंपनीज, सुपरमार्केट चेन्स that are owned and controlled by the residents are eligible to be promoters of payment banks। यहां पे सबसे पहले प्रोमोटर्स को समझो। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स वो पर्सन होते हैं जो कि किसी न्यू कंपनी को सेटअप करे और उसकी फंडिंग करे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज है, सुपरमार्केट चैन है, ये दोनों प्रोमोटर बन सकते हैं पेमेंट बैंक्स के। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पे हमारे पास है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। अगर आप इनको प्रॉपरली देखोगे तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, दो में से एक ही करेक्ट है। अब आप इमेजिन करो अपना जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वहां पे जाओ, ठीक है, या जो फोन पे है वहां पे आओ। आप देखो, पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। अब मुझे आप बताओ, क्या आपको वहां पे कोई वैलेट मिलता है जहां पे आप पैसे जमा कर सकते हो? जरा मुझे बताओ, पेमेंट बैंक में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपने पैसे जमा किए तो उनको निकाल भी सकते हो। इसका मतलब डेबिट कार्ड या एटीएम
वो इशू करेंगे। अब देखो आप, क्या वो क्रेडिट देते हैं, क्या आपको वो लोन देते हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करो, देंगे आपको लोन? नहीं लोन देते हैं वो, ठीक है। इसका मतलब क्रेडिट कार्ड वो इशू नहीं करते हैं। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, एंड पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज, ये लैंडिंग एक्टिविटीज अंडरटेक नहीं करते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है। हेंस 1 and 3 ओनली, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहां पे हम थोड़ा सा सीखेंगे अबाउट पेमेंट बैंक्स। नाउ जिस तरह से दूसरे बैंक होते हैं इसी तरह से पेमेंट बैंक भी हमारे पास होते हैं, लेकिन ये ऑपरेट करते हैं स्मॉल स्केल पे, ठीक है। एंड जो पेमेंट बैंक्स है इनको सेटअप किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कभी कभार पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स। ये स्मॉल सेविंग अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट सर्विसेज या रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स को, या जो लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव आगे। फिर इसका स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, सबसे पहले ये जो डिमांड डिपॉजिट है एक्सेप्ट करते हैं 1 लाख रुपए तक, यानी मैक्सिमम बैलेंस आप 1 लाख रुपए रख सकते हो। फिर ये इशू क्या करते हैं, एटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं करते हैं और ना ही ये लोन देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड यहां पे भी एक चीज, ये एनआरआई डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड दे आर ओनली अलाउड टू इन्वेस्ट मनी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। जो कस्टमर से वो पैसा रिसीव करते हैं वो सिर्फ किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक और पॉइंट जो आपको यहां पे याद रखना है, एलिजिबल प्रोमोटर्स, ठीक है। इनको आप एक नजर मारिएगा ताकि आपके माइंड में रहना चाहिए, फिर अगर इसके रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए आप उसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट बैंक इज टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन by providing small saving accounts and payment remittances services to migrant labor workforce, low income household, small businesses and other unorganized sector entities। बिल्कुल हमें पता है। अब आगे क्या कहता है, in this context consider the following statements about payment banks। यहां पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स। दूसरा है, इट कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज। ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब यहां पे हमने देखना है क्या ये यूनिवर्सल बैंक है या नहीं है। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये 2 काइंड्स के बैंकिंग लाइसेंस इशू करता है। एक आ गया यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, दूसरा आ गया डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस। अब ये जो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस है ये हो गया, जिस तरह से हमारा जे&के बैंक है, स्टेट बैंक है, एचडीएफसी है, पंजाब बैंक है, ये सब किस में आते हैं, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, इस कैटेगरी में आते हैं। फिर हमारे पास जो डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस है ये मिलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो यहां पे हमारे पास है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल बैंक, ये गलत है। इसकी जगह पे यहां पे होना चाहिए था, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रो एटीएम्स। नाउ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माइक्रो एटीएम्स नहीं देखे होंगे, लेकिन आपने जरूर देखा होगा जब आप कभी कभार शॉप पे जाते हो, वहां पे आप पेमेंट करते हो कार्ड को स्वाइप करके, जो आपके पास एटीएम कार्ड होता है। तो जिस तरह की वो मशीन होती है इसी तरह के माइक्रो एटीएम्स भी होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू डिसबर्स कैश इन रिमोट लोकेशंस, ठीक है। अब मैंने आपको यहां पे थोड़ा सा माइक्रो एटीएम्स के बारे में बताया, जरा आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और मुझे बताओ इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी से जरा आप मुझे बताओ। देखो, पहला, these are card swipe machines through which banks are remotely connect to their core banking system। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। It has connectivity through
ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, यानी जीएसएम, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ठीक है। देन माइक्रो एटीएम्स डू नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एनी टाइम मनी, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? जब तक वो कॉरस्पॉन्डेंट होता है, जिसके हाथ में वो मशीन होगी, तब तक हम पैसे निकाल सकते हैं। अब वो घर चला गया या उसने बैंक बंद कर दिया या कुछ कर दिया जिससे अवेलेबल नहीं होगा, यानी ये एनी टाइम नहीं है जिस तरह से बाकी एटीएम्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट एंड ये भी करेक्ट। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जो हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वो सारी पॉपुलेशन को फाइनेंशियल सर्विसेज मिले, जिस तरह से बैंक हो गया, उसके बाद वो एटीएम का इस्तेमाल करें, उसके बाद वो एलआईसी, बहुत सारे, यानी जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो उनको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो सकता है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20, आप जानते हो G20 कंट्रीज के बारे में। ठीक है, G20 recognizes the key role of financial inclusion in the realization that financial inclusion is a key enabling element in the fight against poverty। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायमेंशंस। यहां पे बात हो रही है डायमेंशंस ऑफ G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहला हमारे पास है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ये एक डायमेंशन है G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन का। देन यूजेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी करेक्ट है। फिर हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स है, यहां पे बात हो रही है क्वांटिटी की, यहां पे बात हो रही है क्वालिटी की, तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी की बात होगी, यानी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस डिलीवरी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज सेबीज, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट फ्लैगशिप प्रोग्राम एंड एट इंक्रीजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। जल्दी से आज जरा मुझे आप यहां पे बताओ, इनमें कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेबी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का, जो कि जिसका एम है इंक्रीजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग स्कूल स्टूडेंट्स? जल्दी से जरा आप इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉकेट मनी। ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसका नाम है पॉकेट मनी। ठीक है, एंड ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी है ये है फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ आरबीआई। ये भी आपको याद रखना है। यहां पे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, एंड पॉकेट मनी जो है सेबी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई इन अगस्त 2020 has released the national strategy for financial education for 2020 to 2025। ये पीरियड भी आपको याद रखना है। The strategy recommends adoption of a dash dash approach to achieve financial well-being of all Indians। Now जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलीज किया 2020 से 25 तक, इन्होंने कौन सी जो अप्रोच है उसको रिकमेंड किया, जरा मुझे आप यहां पे बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रिकमेंडेड 5C अप्रोच ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर डिसेमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन द कंट्री? नाउ फाइनेंशियल एजुकेशन को डिसिमिनेट करने के लिए यानी प्रचार करने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है उन्होंने 5 अप्रोच रिकमेंड की।
अब मुझे बताओ 5 अप्रोच में क्या क्या है यहां पे। तो इसका करेक्ट आंसर है कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ये आपको 5 C's याद रखने हैं, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछा जाए। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहां पे हम थोड़ा सा देखेंगे नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। ये जो नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो रिलीज हुआ 2020 में, ये सेकंड एडिशन है। फर्स्ट रिलीज हुआ 2013 में। और इसको प्रिपेयर किसने किया? इसको भी प्रिपेयर किया नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। वो कौन कौन से है? आरबीआई है, सेबी है, IRDAI एंड PFRDA। ठीक है, इनको थोड़ा आप याद रखिएगा। एंड यहां पे मैंने लिखा है फिर 5C अप्रोच। फिर यहां पे कभी कभार एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं। तो पहला है फाइनेंशियल लिटरेसी, इसको प्रमोट करना। फिर एनकरेज एक्टिव सेविंग बिहेवियर, ओके, एनकरेज पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, डेवलप क्रेडिट डिसिप्लिन, इंप्रूव यूजेज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसी तरह से बाकी भी हैं, एक एक नजर जरूर मारिएगा ताकि आपके माइंड में रहे, फिर आप आराम से एग्जामिनेशन में टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री जन धन योजना is a revolutionary flagship financial inclusion program of Government of India started on 28 August 2014। ये जो क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहले इसके आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है, कभी कभार इसी के रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सेकंड, ये स्टार्ट कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। As mentioned in the Government of India Financial Service website। अगर आप इसकी वेबसाइट को देखोगे, आपने अभी नहीं देखना है, ठीक है, अभी आपने नहीं देखना है, पहले आपने आंसर करना है। अगर आप इसकी वेबसाइट को देखोगे तो आपने बताना है कितने करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट ओपन किए हैं इस स्कीम के थ्रू। जल्दी से जरा आप आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 44.82 करोड़। ठीक है, एंड ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि किसने किया, लेकिन ऐप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐप जनधन दारक्ष, ये एक ऐप है एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। तो इस ऐप का नाम जरूर याद रखिएगा। यहां पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी आप देख सकते हो। नाउ इस योजना के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन इसको हुआ था 28 अगस्त 2018 के बाद गवर्नमेंट ने कुछ एक्सटेंड किया। जैसे फोकस शिफ्ट हुआ, पहले था एवरी हाउस होल्ड, अब बन गया एवरी अनबैंक्ड एडल्ट। ठीक है, फिर जो रुपए कार्ड के थ्रू इंश्योरेंस मिलता था उसको भी इंक्रीज किया 1 लाख से 2 लाख तक। ठीक है, फिर एनहेंसमेंट इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज थी उसको भी इंक्रीज किया। पहले कितना होता था? 5,000, अब कितना हो गया? 10,000। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एंड ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, बिकॉज यूपी में इलेक्शन हो रहे थे तो वहां पे 500 पर मंथ विमेन को दिए जाते थे अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रही थी। हो सकता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना, द अकाउंट होल्डर्स गेट द ओवरड्राफ्ट बेनिफिट अप टू RS। जल्दी से जरा बताओ, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो वो है 10,000 रुपए का। पहले कितना मिलता था? 5,000, अब इन्होंने कर दिया है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन पूछा गया था UPSC 2017। विच ऑफ द फॉलोइंग is the most likely consequence of implementing the unified payment interface यानी UPI। आप सब ऑलमोस्ट UPI का इस्तेमाल करते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। जरा मुझे आप बताओ यहां पे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? जल्दी से मुझे आप आंसर करो।
यहां पे अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखोगे ना, मोबाइल वैलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। देखो, कभी कभार आपके वैलेट में पैसे होते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, तब भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो डायरेक्ट अपने बैंक से। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी मोबाइल वैलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट जब हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? और यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2017 में। पहला यहां पे इसका ऑप्शन टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, बिल्कुल करेक्ट है। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये भी बाकी बैंकों की तरह ही होते हैं, लेकिन थोड़े स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं। पहला और दूसरा करेक्ट है। फिर टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, तभी ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। एंड अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा अगर वो इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज हुए होंगे। देखो, बैंक का काम है सिर्फ फाइनेंस करना, सिर्फ देना, उनका काम एनकरेज नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एनकरेज नहीं करता है। आपका जो आरबीआई का जो एक्ट है जिसमें लिखा है स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो काम है, वहां पे आपको ये वाली स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। नाउ यहां पे अगर हम थोड़ा सा देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज टू अनसर्व्ड एंड अनबैंक्ड रीजन ऑफ द कंट्री, और ये रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं? प्रोविजन ऑफ सेविंग व्हीकल्स प्राइमरली टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, फिर सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड ये आप देख लेना। एंड यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो एस्टेब्लिश हुआ था जलंधर में। उसका हेडक्वार्टर कहां पे था? जलंधर में, एंड नाम था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन? जरा मुझे आप बताओ कौन सी गवर्नमेंट स्कीम इनमें से रिलेटेड है फाइनेंशियल इंक्लूजन? जल्दी से बताओ, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो यहां पे करेक्ट आंसर है पीएमजेडीवाई। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई हैज डेवलप्ड tailored financial literacy content for 5 target groups that can be used by the trainers in financial literacy program. Which of the following is not among them? यहां पे हमने बताना है आरबीआई ने जो डेवलप किया है फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट फॉर 5 टारगेट ग्रुप्स, इनमें से वो ग्रुप कौन सा नहीं है? पहला हमारे पास फार्मर्स, बिल्कुल है, एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, ये आ गए दो। फिर स्कूल चिल्ड्रन, ये भी आपको पता है। अब यहां से इन दो में से जरा मुझे बताओ कौन सा है? तो यहां पे करेक्ट आंसर है ये वाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सॉरी, एंड सीनियर सिटीजन, ये भी इंक्लूड होते हैं, सिर्फ वर्कर उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपने बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम, उनमें नहीं है, तो यहां पे फिर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई हैज अडॉप्टेड डैश डैश मॉडल टू डीपन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को और डीप करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए आरबीआई ने कौन सा मॉडल अपनाया है? जरा मुझे बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बैंक लेड मॉडल। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकस ऑफ PMJDY has been shifted from opening account for every household to, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा बिकॉज इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया, जल्दी से बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है एवरी अनबैंक्ड एडल्ट या एवरी एडल्ट,
Hence, A option is the correct answer. Next question. As per the World Bank Global Findex 2017, dash dash billion adults remain unbanked globally. यानी वो उनको बैंक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. कितने ऐसे लोग हैं पूरे दुनिया में? तो पूरे दुनिया में 1.7 बिलियन लोग हैं. ठीक है. Hence, D option is the correct answer. Next question. The Financial Inclusion Fund is being maintained by the. जरा मुझे आप बताओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड को कौन मेंटेन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाबार्ड. ठीक है. हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब आपके लिए क्वेश्चन है, नाबार्ड की फुल फॉर्म आपने कमेंट करके मुझे बतानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The one of the objectives of the National Strategy for Financial Inclusion is to provide formal financial service access to every village within a reasonable distance of. कितना डिस्टेंस होना चाहिए? जल्दी से जरा आप मुझे कमेंट करके बता दो. तो इसका करेक्ट आंसर है 5 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The NPCI in May 2020 has launched artificial intelligence based chatbot called dash dash. It will provide information about NPCI products with the objective to increase financial inclusion in India. Now NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मई 2020 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया, जो क्या कर देगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एनपीसीआई के जो प्रोडक्ट है. जैसे हमारे पास है फास्टैग. ठीक है. फास्टैग है, रुपे है, ओके, या यूपीआई है एंड सो ऑन. इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. जरा मुझे आप बताओ उस चैटबॉट का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द 5-year प्लान इन इंडिया the concept of financial inclusion was included for the first time? जल्दी से जरा आंसर कीजिएगा. तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर बनता है 11th 5-year प्लान. 11th 5-year प्लान में फर्स्ट टाइम इंडिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको इंक्लूड किया. लेकिन यह कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था इन द ईयर 2005, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट. ठीक है. अब आपके लिए क्वेश्चन है, 11th 5-year प्लान कहां से कहां तक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन चैलेंजेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया? जरा मुझे आप बताओ इनमें से कौन कौन सी चैलेंजेस है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो फेस करती है, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता है? पहला, द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इज लिमिटेड. करेक्ट है. द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज, ये भी सही है. उसके बाद ऑलमोस्ट मिनिमल फाइनेंशियल लिटरेसी, ये भी करेक्ट है. इन केस ऑफ रूरल एरियाज, जैसे कि आप सब जानते हो, जो भी रूरल एरियाज में रहता है वहां पे टेलीकॉम कनेक्टिविटी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां पे तो शहरों में भी ये प्रॉब्लम है. ठीक है. And infrastructure are poor. Hence, E option is the correct answer. Next question. The Reserve Bank of India has planned the National Strategy for Financial Inclusion for the period. जरा मुझे अब जल्दी से बताओ. मैंने ऑलरेडी आपके साथ नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने बताया था. ये कहां से कहां तक, इसका पीरियड क्या है? जल्दी से जरा मुझे बताओ आप. तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 2019 से लेके 2024 तक. ठीक है. हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अबाउट नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. सबसे पहले विजन. विजन है क्या? अ फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया. ये आपको यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा. फिर एंश्योर that every adult has access to financial service providers through a mobile device by March 2024. ठीक है. फिर यहां पे जो पॉपुलेशन है, जो सेंटर्स है, उनको डिवाइड किया है टीयर वाइज. जैसे टीयर 1 में
1 लाख एंड अबो, इसी तरह से इनको थोड़ा सा हल्का सा नजर जरूर मारिएगा। एंड यहां पे भी कुछ चीजें हैं जो स्टेक होल्डर्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाए थे, यहां पे थोड़ा सा हल्का सा नजर मार लेना, क्या पता यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाए। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।